हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बाइज क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में एक चर्चा जो हम लोग करने वाले हैं, द डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू डू इज अबाउट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब ब्रिटिश काल के दौरान जो टेन्योर में जो हमारे इकोनॉमी के साथ हुआ, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इससे कुछ ही सवाल बनते हैं, 2-4 ही सवाल बनते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में न करते हुए उन सवालों की ओर हम ज़्यादा अपना रुख रखेंगे और थोड़ा बहुत मैं बैकग्राउंड भी आपको दूंगा। तो सबसे पहली बात है कि भाई, अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की जब चर्चा करते हैं तो ये क्यों हम करते हैं? क्योंकि इससे हमें आज के दौर के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में समझने में आसानी होती है, सहूलियत होती है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो उस दौर में जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हम पे रूल किया, और उस रूल में कैपिटलिज्म को 3 स्टेजेस में हम डेवलप कर देंगे। तो ये एक चर्चा हम लोग देखेंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम का भी कुछ होता है, और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे भी हल्का सा एक चर्चा होगी। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म इन इंडिया। और इसमें सबसे पहली बात आप समझना है कि भाई, ये कैपिटलिज्म क्या है। तो कैपिटलिज्म एक वैसा सिस्टम है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ लोगों के हाथ में या एक इंडिविजुअल के हाथ में होता है। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, पूंजी कुछ लोगों के हाथ में है और वो तमाम लोगों को, लेबर को अपने हिसाब से गाइड कर रहा है। ये जो 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म है, अगर ये सवाल कभी पूछ दे कि ये किसने दिया, तो नाम याद रखना है, आर पाल्मे दत्त। ये एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है और इन्होंने भारत में कहा कि ये कैपिटलिज्म का 3 स्टेज हुआ था। तो ये हमारे एग्जाम के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर पाल्मे दत्त ने ये चीज दिया, 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म। और ये कौन है? ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। अब इसमें पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज, आप ऑर्डर याद रखिए। दूसरी बात, पहला स्टेज कौन सा है? मर्केंटाइल फेज ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब कुछ बेचिए, कुछ कमाइए, एक प्रोडक्ट दिया, उसके बदले में पैसा लिया। ये एकदम स्टार्टिंग फेज है। देखिए, जब भारत आते हैं 1750 के अराउंड में, तो भारत तो सोने की चिड़िया कहला रही है। भारत अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है। हमको जो जो चीज चाहिए था हमारे पास था, और जो नहीं था वो हम इतना कमाते थे उसको बाहर से ले लिया करते थे। वर्ल्ड के ट्रेड में आप समझिए, हर चौथा प्रोडक्ट या तो भारत आता था या भारत से जाता था। वहीं पे बाय द टाइम ये ब्रिटिशर्स 200 साल के लमसम में जब भारत छोड़ के गए, तो हमारा 25% जो अप्रोक्स था, उससे हम अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1% पे गिर के रह गए। तो आप समझ सकते हैं कि इस 3 फेज ऑफ कैपिटलिज्म में हमें कितना नुकसान हुआ। तो पहला स्टेज जो है उसमें मर्केंटाइल फेज, ये कब से शुरू होता है? 1750, मतलब ब्रिटिशर्स के लमसम आने से 18वीं शताब्दी के एंड तक। आप देख सकते हैं, स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ यूरोपियंस एंड एग्जिस्टेड टिल एंड ऑफ 18th सेंचुरी तक। अब देखिए, यहां पे चूंकि ये फेज है दोस्तों, तो ऐसा तो होगा नहीं कि इस साल खत्म हुआ तो इधर ये और उधर वो। फेज में क्या होगा, थोड़ा बहुत इधर भी होगा, थोड़ा दूसरे फेज का पहले से शुरू हो गया, मतलब ओवरलैपिंग होता है। एकदम आप लाइन नहीं खींच सकते कि यहां पे ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए, शुरुआत में क्या है कि हमको मिलता था गोल्ड और सिल्वर, किन से? यूरोपियन से। किस चीज के बदले में? जो गुड्स, जो सामान हम उनको देते थे, और इसलिए हमको कहा गया गोल्डन बर्ड। ये मैंने कह रखा है आपको मैंने पहले कहा 24%, मतलब हर चौथा प्रोडक्ट वर्ल्ड ट्रेड का भारत से हो रहा है, जबकि ब्रिटिश का रोल उस वक्त 2% है। वहीं पे आजादी आते आते ये नंबर जो है बिल्कुल बदल जाता है। हम लोग लमसम 1% पे आ जाते हैं, ये लोग 1/4 पे आ जाते हैं। तो ये जो कैपिटलिज्म है भारत पे तो भारी पड़ रही है। ये तो आप समझ सकते हैं कि इनके आने के पहले ट्रेड एंड कॉमर्स भारत के फेवर में था, इनके जाने के बाद ये भारत के अगेंस्ट हो गया। तो ये था पहला फेज, मर्केंटाइल फेज, जो मतलब 18वीं शताब्दी के एंड तक था। दूसरा फेज क्या है? इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कैपिटलिज्म। अब देखिए, यहां पर इस बात को समझिए कि पहले स्टेज में हमारे यहां जो इंडस्ट्री थी और जो एग्रीकल्चर था, ये दोनों वेल बैलेंस्ड थे।
अब इंडस्ट्री से मैं ये नहीं कह रहा कि मुकेश अंबानी जैसी जामनगर ऑयल रिफाइनरी थी हमारे पास, लेकिन उस दौर में जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री था, जो छोटा मोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, जिससे कपड़ा बन जा रहा है, मान लीजिए हस्तशिला की चीज़ें बन जा रही हैं, छोटे उद्योग जो हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे पास थी। लेकिन आगे चलकर ये खत्म हो गया। ये जो बैलेंस था इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का, ये खत्म हो जाएगा, जिसको हम आगे देखेंगे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, भारत में सिर्फ एग्रीकल्चर ही रहेगा। तो ये एक बहुत ही मुश्किल का फेज आने वाला है। तो अब ये कहां से शुरू हो रहा है? पिछला खत्म हुआ अराउंड 18th सेंचुरी, तो ये वहां से शुरू होगा कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू 1850s। अब देखिए, मैंने पहले कहा फेज कोई साल तो होता नहीं है, थोड़ा सा पीछे से जाएगा। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में 1750 के मध्य में आया, यूरोप में उसके कुछ बाद में आया, मतलब बाकी बेल्जियम हो, जर्मनी हो, आपका ये जो कंट्री है इसमें कुछ कुछ बाद में आया, सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। तो ये जो 100 साल का जो आपका टेन्योर है जिसमें ये आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला, उसी दौर में इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कैपिटलिज्म हुआ भारत में। इस दौर में क्या होता है कि चार्टर एक्ट, जिसको आपने पढ़ रखा है, ये इस प्रोसेस को बड़ा फास्ट करता है, क्योंकि चार्टर एक्ट से क्या होता है कि भारत को रॉ मटेरियल का सोर्स बनाया जाता है और भारत को एक ह्यूज मार्केट के तौर पे भी देखा जाता है। इसको समझिए, इंडस्ट्री लग गया ब्रिटेन में, इस इंडस्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ है इंडिया में। अब सामान बन गया, रॉ मटेरियल आ गया, ये हो गया प्रोडक्ट। कहाँ बेचेंगे? मार्केट में बेचेंगे। मार्केट कहाँ है? मार्केट यहां तो है, लेकिन ये तो बड़ा छोटा मार्केट है, पॉपुलेशन ही उनकी कितनी है, एक बहुत बड़ा मार्केट। यहाँ करोड़ों की जनसंख्या वाला एक देश है, जो मार्केट बहुत बड़ा है। तो भाई भारत को दो तरीके से देखा जा रहा है, कि रॉ मटेरियल के सोर्स के तौर पे और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट के तौर पे। तो दो तरीकों से देखा जा रहा है इस मैन्युफैक्चर्ड जो गुड है। जैसे मैनचेस्टर में जो कपड़ा बन रहा है, कपड़ा बनने के लिए कपास, कॉटन कहां से आएगा? भारत से आएगा। और ये जो कपड़ा बन के जाएगा, जो शर्ट पैंट बनेगा, कहां जाएगा? भारत जाएगा। हाँ जी, ये अभी धोती पहनते हैं और धोती पहनने वालों को किसी तरीके से अब शर्ट पैंट पहनवाना है। तो ये जो तौर तरीका, कल्चरल चेंज भी होगा, वो भी ये कराएंगे। और इसके लिए तमाम तरह की नीतियां भी अपनाएंगे। क्या करेंगे? भारतीय गुड्स को ये कॉस्टली बनाएंगे, यहां पर टैक्स ज्यादा लगा देंगे, यहां पे ज्यादा कर लगा दिया करेंगे, और इससे हमारा चीज महंगा हो जाएगा, हम नहीं खरीद पाएंगे। और इनके सस्ते प्रोडक्ट को, क्योंकि यहां पे क्या हो गया दोस्तों, यहां हो गया इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है? कि बड़े तादाद में ये इतने सारे कमोडिटी जो बना रहे थे, कपड़ा एक दिन में कितना बन गया? हजारों। वहीं पे मेरा बुनकर, मेरा जो आदमी था, वो कितना बनाता था इंडिया में? एक कपड़ा। तो एक कपड़ा पूरे दिन में बनाने वाले का आपको समझ में आना चाहिए कि वो 5 रुपया रखेगा, मान लीजिए उस दौर में प्राइस, लेकिन ये हजारों बनाए, ये 1 रुपया भी सबका रखेंगे, फिर भी प्रॉफिट में रहने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें होने लगी इस दौर में। तो जो तमाम चीजें मैंने आपको बताई, वही देखिए क्या हो गया। रॉ मटेरियल भारत से जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कहां पर? इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड के पास इंडस्ट्री है, उनका डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल आ रहा है। क्योंकि इंडस्ट्री बेस्ड क्यों आ गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण। भारत क्या बन गया? अब बन गया मार्केट। किन चीजों के लिए? जो फिनिश्ड गुड्स है, जो बन के कपड़ा आ गया, कपास गया, कपड़ा बन के आया, अब हम इनके फिनिश गुड्स को ले रहे हैं। इसने क्या किया? हमारी इकोनॉमी को प्राइमरीली एग्रीकल्चर बना दिया। एग्रीकल्चरल क्यों बना दिया? इसको समझिए, क्योंकि यहां पर ये जो एग्रीकल्चर से इनको चाहिए रॉ मटेरियल, और भारत में इंडस्ट्री खत्म कर दो। देखिए अगला पॉइंट है, लेट टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों? जब इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो कपड़ा, अगर मान लीजिए यहां पे किसी ने कॉटन ले भी लिया, तो फिनिश्ड कॉटन को फिनिश्ड गुड नहीं बना पाएगा, कपड़ा नहीं बना पाएगा। फिनिश्ड कपड़ा तो वहीं से आएगा, कहां से? अंग्रेजी हुकूमत से। तो हम बन गए इनके लिए एक मार्केट, और रॉ मटेरियल देने वाले भी सोर्स बन गए। ये सारी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करने लगे जो सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्री को फेवर करने लगी। जो मैंने बात की ना, कर की या टैक्सेशन की, या मान लीजिए जो उस दौर में एक्सपोर्ट पॉलिसी था, इंपोर्ट पॉलिसी था, ये तमाम चीजें किसको मदद कर रही हैं? ब्रिटिश इंडस्ट्री को मदद कर रही हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज अब समझ लीजिए जो थर्ड फेज की ओर हमको ले जाएगा, कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो भारत से हो रहा है इंडिया टू इंग्लैंड, कंज्यूम बोथ टाइम एंड मनी। इसको मैं अब थर्ड फेज में बता रहा हूं। थर्ड फेज क्या है? फाइनेंशियल फेज। अब समझिए, रॉ मटेरियल है, भारत से गया ब्रिटेन,
भाई अब जाएगा तो कुछ तो समय लगेगा ना, शिप से जा रहा है 5 दिन 10 दिन 15 दिन, साथ में भेजना है तो कुछ तो मनी भी लगेगा ना, 2 रुपया 5 रुपया 2,000 5,000 1 लाख, कुछ तो लगना है। मतलब समय भी लग रहा है और मनी भी लग रहा है। साथ में एक दो चीज और है। क्या है कि कुछ चीज तो नहीं भेज सकते हो। क्या नहीं भेज सकते हो? यहां पे है चीप लेबर, कितने आदमी भेजोगे बाहर? कुछ भेज सकते हो, सबको थोड़ी भेज दोगे। यहां पे है पानी का सप्लाई, बड़ा आसानी से, वाटर बहुत आसानी से मिल जा रहा है, कोयला बहुत है। तो अब इनको क्या लगा, 1850 के बाद, जिसको हम थर्ड फेज ऑफ फाइनेंशियल फेज ऑफ कैपिटलिज्म कहेंगे, कि ये कुछ इंडस्ट्री भारत में सेटअप करते हैं। सम इंडस्ट्रीज वे सेटअप इन इंडिया। क्यों? क्योंकि भारत के पास था रॉ मटेरियल और भारत के पास था मार्केट। तो रॉ मटेरियल पहले जाता था, मार्केट के लिए आता था सामान। लेकिन अब इनको क्या दिख रहा है कि भाई कुछ रॉ मटेरियल को क्यों ना यहीं पे इस्तेमाल कर लिया जाए। तो भाई चलिए थोड़ा बहुत आयरन एंड स्टील का ही बना ले, कुछ कपड़ा ही का टेक्सटाइल बना ले। ये जरूर हो रहा है कि जो ये पैसा लगेगा इन सब इंडस्ट्री में वो वहीं से आएगा। किनका पैसा लगेगा? ब्रिटिश उद्योगपति का ही लगेगा, उधर से आएगा। लेकिन इन्होंने ये सब तो करना शुरू कर दिया, कुछ इंडस्ट्री भारत में लगा दिए। इससे क्या हुआ, ये जो जर्नी में कॉस्ट लगना था वो घट गया, और जो टाइम भी लगने वाला था जर्नी में, ये दोनों ही चीजें रिड्यूस हो गई कंसिडरेबली, ये दोनों चीज घट गई। अब यहां पे कौन कौन सा इंडस्ट्री बना? रेलवे बना, कॉटन का कुछ बना, जूट का एक दो बना। तो ये सब इंडस्ट्रीज यहां पे स्टैब्लिश की गई। लेकिन क्या हुआ कि आधे अधूरे मन से किया गया। तो जिस प्रकार का रिवॉल्यूशन पूरे दुनिया में हुआ, भारत में नहीं हुआ, या जिस प्रकार का रिवॉल्यूशन सिर्फ इंग्लैंड में कहा जाए वैसा भारत में नहीं हुआ। इसलिए भारत में पार्शियल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फुल या कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में कभी नहीं हुआ। बहुत सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज भी इस कॉलोनियल सिस्टम के कारण खराब हो गए, रूइन हो गए। अब देखिए, चाहते तो ये कॉटेज इंडस्ट्री को बचा सकते थे। जैसे अभी आप देखिए ना, गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है। पॉलिसी क्या होता है कि भाई कुछ चीजों में, जैसे मान लीजिए मैच स्टिक, बड़ी कंपनियां नहीं आएंगी, ये कॉटेज इंडस्ट्री है, पापड़ इंडस्ट्री, उनको प्रमोट करती है, उनको सपोर्ट देती है, उन पर टैक्स कम लगाती है। लेकिन उस दौर में ब्रिटिश चाहते ही नहीं थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कोई एक ऐसा पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा हो जाए जो ब्रिटिश के मोनोपोली को चैलेंज करे। तो ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, इनको कभी रिप्लेस ही नहीं किया गया। दे वर नॉट रिप्लेस्ड, क्योंकि कैपिटलिस्ट को डर था कि जो ये इंडस्ट्री इन इंडिया है, अगर ये डेवलप कर जाएगी तो एक पैरेलल इंडस्ट्री बन जाएगी ब्रिटेन के, और वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को शट डाउन करने पे मजबूर कर सकती है। और इस कारण क्या होता है कि सिर्फ सेलेक्ट कैपिटलिस्ट, कुछ उद्योगपतियों को ही ये अलाउ किया जाता है, परमिशन दी जाती है कि आप जाइए और वहां स्टैब्लिश करिए इंडस्ट्री। तो टाटा को अलाउ कर दिया गया, बिरला को कर दिया गया, लेकिन हर किसी को नहीं किया गया। और यही कुछ कारण है कि हमारा जो ये थर्ड फेज था, पहले और दूसरे फेज की तरह सक्सेसफुल भारत में उतना नहीं हो पाता है। तो ये बात हुई हमारे पहले टॉपिक की, जो इस एग्जाम के लिए हमको तैयारी करना था, कि भाई 3 फेज ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए, जो मैंने ये समझाया, ये एक तरह से एक खाका तैयार कर दिया कि आपको कुछ आइडिया होना चाहिए, कुछ समझ में होना चाहिए। आपसे तीनों फेज को ऑर्डर में पूछ सकता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन क्या है? नाला, बह जाना। हमारा पैसा बह गया, ड्रेन में चला गया। कैसे गया? तो भाई ये जो टॉपिक है, इस पे सबसे पहले लिखे हैं दादा भाई नारोजी। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की, किस प्रकार भारत का पैसा धीरे धीरे ड्रेन होकर कहां जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है। तो इसको सबसे पहले लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि दादा भाई नारोजी थे। इन्होंने अपनी एक किताब इंग्लिश डेब्ट टू इंडिया, इसको रट लेना है, बिल्कुल याद रखना है। द इंग्लिश डेब्ट टू इंडिया, इस पेपर में पहली बार इन्होंने इस चीज पे लिखा। इसके अलावा एक किताब इन्होंने लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एकदम रट लीजिए दोस्तों, एकदम याद रखना है। देखिए, इसलिए मैंने सब चीजों को रेड में रखा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, ना कि ब्रिटिश, अन ब्रिटिश, अनलाइक ब्रिटिश, कि भारत में अगर पॉवर्टी और अनलाइक ब्रिटिश ये जो रूल आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो दादा भाई नारोजी इस पे भी लिखते हैं। इसके अलावा जो और लोग उस दौर में इस पे लिख रहे हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ पे, उनका नाम देखिए। एक है गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। आगे चलकर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चैप्टर में नाम आएगा। उस दौर में जज हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको भी दिख रहा है कि किस तरह से भारत का पैसा बाहर जा रहा है।
आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त और आरपी दत्त दोनों भाई हैं। और आरसी दत्त की किताब सबसे अच्छी किताब उस दौर की, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इससे ज़्यादा अच्छा किसी ने नहीं लिखा है। ये भी लिखते हैं इस सब्जेक्ट पे। उसके बाद दिनशा वाचा, आगे चल के आप पढ़िएगा, मॉडरेट कांग्रेस लीडर हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी मॉडरेट कांग्रेस लीडर हैं। पृथ्वी चंद्र रे मॉडरेट कांग्रेस लीडर हैं। जी सुब्रमण्यम अय्यर ये भारत के फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं और उस दौर में अपनी महान न्यूज़पेपर द हिंदू से ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का अपोज भी करते हैं। और बड़ा नाम गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के टीचर हैं। जीवी जोशी, भोलानाथ चंद्र, ये तमाम लोग हैं जो उस दौर में ड्रेन ऑफ वेल्थ पे लिखते हैं। मान लीजिए एक ऐसा सवाल आ जाए कि भाई इनमें से कौन कौन लोगों ने कॉलोनिज्म के खिलाफ लिखा, किस चीज पर, इकोनॉमिक हिस्ट्री, इकोनॉमिक क्रिटिक कौन कौन थे, तो दादा भाई नारोजी अभी हमने देखा, जी सुब्रमण्यम अय्यर अभी हमने देखा, आरसी दत्त अभी देखा, तो आंसर क्या हो गया भाई, डी हो गया। ये तीनों लोगों ने इस पे लिखा है। डायरेक्ट भी पूछ सकते थे भाई, 4 दे देते दादा भाई नारोजी और 3 और सिर्फ आंसर ए हो जाता, इस तरह से नहीं दिया जाता। तो ये आपको याद रखना है। एक और सवाल देखिए, किसने इस फ्रेज अन ब्रिटिश को यूज किया टू क्रिटिसाइज इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया? अभी हमने देखा अन ब्रिटिश किसने, अनलाइक ब्रिटिश, दादा भाई नारोजी ने यूज किया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ये किस प्रकार हो रहा है, किस किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव का नाम है। इन्होंने क्या किया, नवाबों से ब्राइब लिया, घुसखोरी की, पैसा जो है भारत से लेके गए घुसखोरी कर करके। दूसरा, जो भारतीय इंटरेस्ट देते थे, जो हम लोग उन इंग्लिश कंपनीज को देते थे जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट कर रखा था। तीसरा, ये अंग्रेज गवर्नमेंट बोरो करते थे पैसा किनसे, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट से, पूंजीपतियों से, और इंटरेस्ट उसका किससे देते थे, भारत के खजाने से, एक्सचेकर से देते थे। इसके अलावा एक टर्म है होम चार्ज। होम चार्ज क्या है, मतलब देश के ऊपर जो पैसा जो खर्चा हो रहा था उसको ये गृह खर्चे के तौर पे देखा करते थे, होम चार्जेस। तो जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो सैलरी जा रही है वो भी होम चार्ज है, आर्मी के मेंटेनेंस के लिए वो भी होम चार्ज है, बाहर में जो लड़ाई भी लड़ रहे हैं वो भी होम चार्ज है, कोई भी और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ खर्चा होम चार्ज है, जो भी प्रॉफिट ये अर्न करते हैं इलीगल चैनल, जैसे हमने अभी देखा घुसखोरी, वो भी होम चार्ज है। तो ये तमाम चीजें, जैसे इंडिया ऑफिस लंदन में या सैलरी और पेंशन जो ये ब्रिटिश पर्सनल्स को दे रहे हैं, ये तमाम चीजें ये होम चार्जेस के तौर पे कहा करते थे। तो होम चार्जेस अगर आपसे पूछ दे किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो भाई ये ड्रेन ऑफ वेल्थ से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला टॉपिक, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री बना हुआ था उसको खत्म कर दिया गया, अंग्रेजों ने किया। अभी मैंने कहा था कि इनको पसंद नहीं है कि भारत में इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री भारत की जो है वो अंग्रेजों की इंडस्ट्री को चैलेंज कर रही है और ये चीज इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो हमारा इकोनॉमी क्या था, एक बैलेंस्ड इकोनॉमी था, मैंने पहले भी कहा। अब इसको इन्होंने एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बना दिया, सिर्फ एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कर दिया हमारे इंडस्ट्री को खत्म करके। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो गया, भारत एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी बन गया। दूसरा क्या हुआ, इसके कारण लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। क्या हो रहा है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद बहुत बड़े पैमाने पे नौकरियां गई, क्योंकि आप समझ सकते हैं इंडस्ट्री खत्म होगा तो नौकरी जाएगी। तीसरा, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री को इन्होंने डिसरप्ट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है और इसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। इंडस्ट्री जो थोड़े बहुत लगे भी, वो कहां से, बंबई, अहमदाबाद, बड़े सेंटर्स में लगे, और ये भी मेनली क्योंकि भारतीय ट्रेडर्स ने इन पे थोड़ा प्रेशर डाला कि भाई कुछ तो इंडस्ट्री लगाओ। तो इससे क्या होता है, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होता है, मतलब कुछ एरियाज में इंडस्ट्री बने, बाकी भारतीय मेजोरिटी एरिया में इंडस्ट्रीज नहीं आए। अब लोग जो अपना जॉब खो बैठे हैं, जो भी ट्रेडर है या जो भी कोई है इंडस्ट्री में काम करने वाला, तो वो कहां जा रहा है, एग्रीकल्चर की ओर चला गया। अब देखिए, एग्रीकल्चर में लैंड तो इतना था, मैं अकेला इस पे खेती बाड़ी कर रहा था, मेरा भाई काम करता था शहर में इंडस्ट्री में, अब वो आ गया, कल को बोलता है भैया हम भी अब इस खेत में काम करेंगे। तो सबसे पहली बात है, हमने क्या किया, चलो भाई काम करो, लेकिन जमीन उतनी ही थी जिसके लिए एक आदमी की जरूरत थी, लेकिन अब 2 काम कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा आदमी है, इकोनॉमिक्स के टर्म में इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। दूसरी बात है, कुछ दिन के बाद उसने बोला भैया बंटवारा ही कर दो,
तो हम लोगों में बट गया, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हुआ। आगे चलकर ये और बटा, हमारे बच्चों में और बटा, बढ़ते चला गया। और खूबी क्या है कि कभी कभार ऐसा हुआ कि भाई इतने बड़े लैंड में एक टुकड़ा मेरा यहां है, एक टुकड़ा यहां है, एक यहां है, चौथा यहां है, कुछ किसी मेरे भाई को यहां मिला, दूसरे भाई को यहां मिला, तीसरे को ये, तो फ्रैगमेंटेशन, टुकड़ा में बट गया मेरा लैंड। तो ये भी मेरे एग्रीकल्चर के लिए अच्छी बात नहीं थी। लास्ट क्या हुआ, इस कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिर गया या स्टैग्नेट कर गया, और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा तो मैंने पहले ही कर दी। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, जो मैंने आपको समझाया कि हमारी इकोनॉमी पे ये खराब खराब इफेक्ट्स होते हैं। एक और टॉपिक देख लेते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शियलाइजेशन क्या है, देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर दो तरह का है। एक तो सब्सिस्टेंस बेस्ड है, जो हम उतना ही उगा रहे हैं जितना हमको अपना जरूरत है। भाई खेत है मेरा सामने, 5 किलो आलू उगाए, भाई इस महीना मेरा काम हो जाएगा। या 50 किलो आलू उगाए, भाई अपने घर में अपने बिस्तर के नीचे उसको बिछा दिए, पूरा 3 महीना मेरा काम चल जाएगा। लेकिन वो हुआ डायरेक्ट कंजम्पशन। एक और चीज होता है ना कि हम 100 केजी उगाए, कुछ क्या है 20 केजी 30 केजी सेल करेंगे मार्केट में, तो ये क्या हुआ, ये हो गया कमर्शियल। अब देखिए, कमर्शियलाइजेशन हमेशा से था, लेकिन अंग्रेजों ने कमर्शियलाइजेशन को बहुत बड़े पैमाने पे कर दिया। इन्होंने जो फूड क्रॉप्स हैं, जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, और कैश क्रॉप है जैसे शुगर केन है, टोबैको है, कॉटन है, तो इन्होंने इन तमाम चीजों का कमर्शियलाइजेशन शुरू किया, लेकिन खासकर कैश क्रॉप का बहुत ज्यादा किया। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि कमर्शियलाइजेशन हमेशा से रहा है हमारे देश में, एंशियंट टाइम में भी रहा, मेडिवल में भी रहा, मॉडर्न में भी रहा, लेकिन मॉडर्न टाइम में अंग्रेजों के कारण ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बहुत बड़े पैमाने पे होने लगा। और कमर्शियलाइजेशन का कुछ बुरा इफेक्ट्स भी था। जैसे एक बुरा इफेक्ट, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा इंडिगो, आगे बहुत बार बात होगी, या नील की अगर चर्चा करें, तो इंडिगो से क्या होता था, जमीन का जो क्वालिटी था वो गिर जाता था, जो गुणवत्ता थी, जमीन बंजर होने लगती थी। लेकिन अंग्रेज हमें फोर्स करके ये ग्रो करवाते थे, और इस कारण से क्या होता था, कई बार हम गुस्सा भी जाते थे, और हमने जैसे नील रिवॉल्यूशन किया, इंडिगो रिवॉल्यूशन हुआ 1859-60 में, फिर 1917 में चंपारण में भी हुआ। कई बार चीजें जैसे डेक्कन राइट्स हो गए आपके, ये नील से नहीं जुड़ा हुआ था, कॉटन से जुड़ा हुआ था। कॉटन तो इन्होंने उगवा दिया, कॉटन बेचते थे इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन एक साल जब इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन का सप्लाई उतना ज्यादा नहीं हुआ, डिमांड गिर गया, तो क्या हुआ, हमारे यहाँ जो कॉटन इतना पैदावार हुआ था उसके लिए बहुत बढ़िया पैसा नहीं मिला। समझिए, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, प्राइसेस गिर गई, तो जो हमारे फार्मर्स थे उनको बहुत कम प्राइसेस मिला, तो डेक्कन में राइट्स हो गया। तो कमर्शियलाइजेशन का कुछ घाटा भी था, फायदा भी हुआ। जैसे कुछ चीज, जैसे टी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे दार्जिलिंग और उन एरियाज में कमर्शियल कैश क्रॉप्स के तौर पे उगाए गए, तो ये तमाम चीजें हुई। अब अगले देखते हैं। अब कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री की हमने चर्चा की थी, कुछ वो उगे, कुछ आए। तो 19वीं शताब्दी के बीच में, जैसे हमने पहले ही कहा कि कुछ मशीन बेस्ड इंडस्ट्री आया। इसमें दो चीज एकदम रट लीजिए। पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल 1853 में, कहा, बंबई में, किनके द्वारा, कावासजी नानाबॉय के द्वारा। और पहला जूट मिल कहां पर, 1855 में, रिसरा में, जो आज के दौर का बंगाल है। तो ये दोनों एकदम रट लीजिए, एकदम याद रखिए। अधिकांश जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थे ये फॉरेन ओन्ड थे, विदेशियों के द्वारा इनको चलाया जाता था, उनका पैसा इसमें लगा हुआ था। और भारतीयों के द्वारा जो थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज थे वो मेनली कॉटन टेक्सटाइल या जूट में ही थे 19वीं शताब्दी में। और 20वीं में शुगर, सीमेंट के कुछ भारतीय उद्योगपतियों के इंडस्ट्री भी आए। लेकिन जो हमारी कंपनीज थी जो इंडियन ओन्ड थी, उनको गवर्नमेंट से कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जैसे मैंने कहा, टैरिफ प्रोटेक्शन नहीं था, उन्हें कर्जा नहीं मिलता था, क्रेडिट प्रॉब्लम्स था, अनइक्वल कंपटीशन होता था, फॉरेन कंपनीज थे, स्टिफ अपोजिशन था ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट से, हु वर बैक्ड बाय फाइनेंशियल एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर एट होम। मतलब ब्रिटिश जो कंपनी थी उनको बहुत पैसा था और उन्हें टेक्निकल नो हाउ भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर था अपने घर से, वो हमारे कंपनियों को नहीं था। तो मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे यहाँ जो आया भी थोड़ा कमजोर तरीके से आया। आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की। तो अब उस दौर में, अंग्रेजों के ज़माने में, बुल्लक कार्ट, कैमल, पैक हॉर्स, यही सब चलते थे अगर किसी को इधर से उधर जाना था। लेकिन इन्होंने पहली बार जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो पहले से बना हुआ था उसको दोबारा से रिपेयर कराया।
1839 के शुरुआत में और 1850 तक में ये काम खत्म हो गया। इसके अलावा रोड्स को और इम्प्रूव किया, रिवर्स के बीच में स्टीम्स चलवाए। लेकिन एक मेजर चीज जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो था रेलवे। पहला रेलवे बनाने का जो सजेशन था वो मद्रास में दिया गया 1831 में। लेकिन पहले सजेशन में था कि इनको हॉर्सेस, घोड़ों के द्वारा इन रेलवेज को चलाया जाएगा। बहुत जल्दी समझ में आ गया कि भाई ये बेकार आइडिया है, और 34 में ये आइडिया दिया गया कि भाई स्टीम ड्रिवन रेलवे शुरू किया जाए। तो ये इन्होंने 1834 में बात की। इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिला जो इंग्लैंड के रेलवे प्रमोटर्स थे, जिनके पास ये पैसा था, आइडिया था, फाइनेंशियर थे, मर्केंटाइल हाउसेस थे, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स। क्योंकि देखिए इस समय आते आते ऑलमोस्ट 80 साल हो गए हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। इनके पास बहुत पैसा है, और इस पैसे से ही जानते हैं हम लोग कि पैसे से पैसा बनता है। तो ये और पैसा बनाना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने ये सब चीजें शुरू कर दी। पहला जो रेलवे हमारा बॉम्बे से थाने के बीच में चलता है 1853। फैक्ट है, एकदम रट लीजिए, याद रखिए। इसके अलावा उस दौर में पहला टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा, ये भी 1853। दोनों ही चीज किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई, ये याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल यट लेना है, याद रखना है। इसके अलावा डलहौजी ने पोस्टेज स्टैम्प भी इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले क्या था, पेमेंट करना पड़ता था, इन्होंने पोस्टेज स्टैम्प भी इंट्रोड्यूस किया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पीएनटी डिपार्टमेंट भी इसी साल चालू हुआ। देख लीजिए, सब चीज लॉर्ड डलहौजी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों पांचों फैक्ट। इसके अलावा इन्होंने पोस्टल रेट्स को कम किया, यूनिफॉर्म रेट आधा आना का लगाया कि भाई हर जगह कितने भी जगह जाना है आधा आना ही लगेगा। और कलकत्ता में जैसे आपने देखा है, बाद में चलकर ट्राम्स भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में ये एक और एडिशन था उस दौर में। तो ये तमाम बातें थी फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से। ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, कुछ ही सवाल बनते हैं, लेकिन जितना हमने किया है मोर देन एनफ है हमारे लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।